प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत कुशल से होंगे। आपका एक बार फिर आपकी अपनी क्लास 82 क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों आज भौतिक विज्ञान स्थिर विद्युत इकाई 1 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका अपन अध्ययन करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति पर विभव भी ज्ञात करना पड़ता है। फिर आगे चल करके अपन दंड चुंबक जब पढ़ेंगे तो उसमें भी चुंबक की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो ये लगभग क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, एक जैसी मेथड होती है। इसलिए अगर एक अपन ने अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थी वैद्युत द्विध्रुव की। तो जैसा आप लोग जानते ही वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी कि दो समान समान परिमाण के लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की बात आए तो विद्यार्थी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। कैसे होता है देखिए, ये माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन मैं ये उदाहरण के लिए मान लूं कि माना A बिंदु पर +5 कूलाम आवेश है, तो यहाँ पर समान परिमाण होगा यानी 5 ही तो होगा, लेकिन विजातीय होगा यानी -5 कूलाम आवेश होगा। तो बात करें कुल आवेश की, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इसका निकाल लें यहाँ पर। तो कुल आवेश 5 प्लस कुल आवेश बराबर 5 प्लस ऋण 5 यानी इक्वल टू 0। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। ये आपको इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया करता है, तो आप इसको नोट बॉक्स बना लेंगे नोट बुक में, कॉपी में, और वहाँ पर आप नोट कर लेंगे। तो विषय वस्तु पर आते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बात करते हैं ये अक्षीय स्थिति की। तो अक्षीय स्थिति क्या है इसको पहले समझ जाए। दरअसल वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो दो मानक स्थिति में निकाली जाती है, एक अक्षीय स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। इनको थोड़ी से समझ लें। निरक्षीय स्थिति वाला प्रश्न अपन बाद में पढ़ेंगे, पर थोड़ी सा दोनों को समझना जरूरी है कि अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है। कई बार विद्यार्थी यहीं पर भ्रमित हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पर जान जाए कि जैसे ये अपन ने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जो प्लस Q और -Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ AB वैद्युत द्विध्रुव। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ से गुजरने वाली यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहेंगे, अपन ने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि इसको क्या कहेंगे, इसको अक्ष कहते हैं ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तो अगर वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, यहाँ कहीं भी स्थित हो, यहाँ कहीं स्थित कहीं भी हो, तो इसको अपन द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्षीय स्थिति का एक और नाम होता है ना। अक्षीय स्थिति का एक और नाम कौन सा होता है, अक्षीय स्थिति का एक नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति। कई बार इस नाम से भी प्रश्न पूछ लिया करता है। अब बात करते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर किसको कहते हैं। आपने समझ लिया अक्षीय स्थिति कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो इसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब बात करते हैं ये द्विध्रुव ये हो गया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। अब हम इसका लंबार्धक खींच दें, है ना। लंबार्धक यानी एक ऐसी रेखा जो इसके मध्य बिंदु से होकर के भी गुजरे और इस पर लंब भी हो, तो ये लंबार्धक हो गया। अब इसको अपन लंबार्धक कह दिए। अब अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है या यहाँ पर यानी इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित है तो हम उसको निरक्षीय स्थिति कहेंगे। ये निरक्ष कहला जाता है इसका, है ना।
तो यहाँ पर स्थित होगा तो उसको अपन कहेंगे निरक्षीय स्थिति। लंबार्धक पर स्थित हो तो निरक्षीय स्थिति। ठीक है, इसका भी एक दूसरा नाम आ जाता है अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये नाम इनके समझना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न वही रहता है, शब्द बदल जाते हैं तो कुछ कभी कभी विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, कहते कि ये अपन ने पढ़ा नहीं है, जबकि प्रश्न वही रहता है। तो इसलिए अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्घ्य स्थिति यानी कि बढ़ाया गया अक्ष पर बिंदु स्थित हो, निरक्षीय स्थिति यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति अर्थात लंबार्धक पर स्थित हो, है ना। तो ये दो मानक स्थितियां होती हैं जहां पर अपन वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो अपन अपने मूल प्रश्न पर चलते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो विद्यार्थी अपन ने ये बनाया कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, ए इसलिए बनाया क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी वो अपन ने यहाँ लिया है, तो इसलिए अपने द्विध्रुव को ऐसा बनाया। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q और ऋण q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। ये धन q और ये ऋण q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? जिनके बीच की दूरी ये 2l, जिनके बीच की दूरी 2l और इसके मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट है इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है ना, जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर रखा हुआ है। ये अपन ने जो मान है इसको अपन को लिखना पड़ेगा तब स्कोरिंग होती है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ नोट भी करा दूंगा, आप लोग बाद में देख लीजिए और फिर से समझ लेंगे अपन। और तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो विद्युत द्विध्रुव चूंकि धन q और ऋण q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये धन q आवेश यानी ए पर स्थित धन q आवेश भी इसको प्रभावित करेगा और बी पर स्थित ऋण q आवेश भी इसको प्रभावित करेगा। तो पहले हम देखते हैं ए के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। ये बताइए आप कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में आपने पढ़ा है, वहां पर क्या अपन बोलते हैं कि एकांक धन आवेश। परिभाषा में आया था ना कि एकांक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक धनावेश, तो मैं अपन यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि बिंदु P पर कौन सा आवेश है? एकांक धनावेश। तो यहाँ पर भी धन है और ये भी धन है, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो तीव्रता की दिशा क्या होगी? बाहर की होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर होगी। इसको अपन कैसे बना दें? E1 से बना दें, ये E1 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और अब जब ऋण q आवेश उसको प्रभावित करेगा, यानी ऋण q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो ऋण q चूंकि एकांक धनावेश बोल रहे हैं यहाँ पर P पर, तो इसको आकर्षित करेगा, तो इसलिए इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी? P से B की ओर होगी, यानी E2 होगी। तो ये अपन ने बना दिया यहाँ पर तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E1 और E2 से ही निकलेगी, है ना। कैसे निकलेगी आगे अपन देखते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। इतना समझ में आया? हमने जो यहाँ पर कहा है, जो समझाया, इसको यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। आप थोड़ी उसको विचार कीजिए, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, फिर आप भी नोट कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी जैसे अपन ने यहाँ पर बनाया है, जो उस चित्र का यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा कि हमने वहाँ पर क्या क्या बनाया है। तो माना ए बी क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो धन q और ऋण q आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर? जिनके बीच की दूरी 2l है, ये जिनके बीच की दूरी 2l है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु यानी ये सेंटर पॉइंट है, किसका मध्य बिंदु? ए बी का मध्य बिंदु, है ना। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये r दूरी पर, कहाँ पर? r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, है ना। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु तीव्रता ज्ञात करनी है, ये क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना हुआ समान परिमाण वाले, तो यहाँ पर A पर कौन सा आवेश है? धन q आवेश है। तो पहले हम A का प्रभाव निकाल लें, A पर स्थित धन q आवेश का, फिर B का निकालेंगे। तो बिंदु A पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दर्शाया अपन ने? इसको अभी समझा था E1 से। तो E1 बराबर कितना होगा?
E1 बराबर कितना होगा, आपने कूलाम का नियम पढ़ा ही होगा। कूलाम के नियम में क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों को, ध्यान रखिएगा, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो के आतिशमाल के जो आता है उसका अनुपातिक नियतांक कहलाता है, उसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ इतने इतने का देखना है, एक बिंदु आवेश ये मान रहा है, यहाँ भी बिंदु आवेश मान रहा है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश का परिमाण कितना है Q है ना, और यहाँ पर एकांक धन आवेश है, तो वहां पर कितना हुआ 1, यानी Q गुणित 1, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई AP। तो अपन ने दूरी नीचे लेती है AP का वर्ग, दूरी का स्तर है ना, समझ में आ गई होगी बात आपके। हाँ, तो यहाँ पर जो अपन ने Q गुणित 1 जो लिखा हुआ है, तो ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि Q का 1 में गुणा करेंगे तो Q ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनली Q बस लिखे रहने देते हैं, ठीक है ये। अच्छा, अब इसकी दिशा ये कहाँ से आ गया, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर अपन लिख दें कूलाम के नियम से, रीजन लिखना चाहिए, स्कोरिंग होती है अच्छी, कूलाम के नियम से। अच्छा, इसकी दिशा बतानी पड़ेगी अपन को। तो दिशा कौन सी दिशा में, देखें ये इस तरफ है ना E1, ये AP दिशा में। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अपन AP, ये दिशा में, इतनी सी बात है। अब विद्यार्थी यहाँ पर अब देखेंगे अपन AP का मान निकालना, AP का मान कैसे निकले। तो अब आगे बढ़ाते हैं स्टेप में, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे AP का मान निकालेंगे, ठीक है ना। AP का मान कैसे निकले, देखिए जरा, AP है कहाँ, ये है AP, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के अपन थोड़ी सा अपन और यहाँ से ले रहे हैं, अगर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इतनी दूरी क्या है R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R। लेकिन हमें तो इतनी नहीं चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, ये इतनी दूरी नहीं चाहिए इतनी। तो इसका मान कितना है, नहीं चाहिए, जिसकी जो अपन को है ना जितनी दूरी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और O इसका मध्य बिंदु है। तो इतना भाग L कहला गया, और इतना भाग L, तभी ना L और L यानी 2L हुआ। तो कितना घटाना पड़ेगा अपन को, इतना यानी L घटाना पड़ेगा, काय में, R में, है ना। तो इतनी दूरी यानी R में अपन ने कितना घटा देंगे, L। तो R माइनस L काय का मान हो जाएगा, AP का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे AP इक्वल टू R माइनस L, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू भर दिए। अब वर्ग था तो वर्ग लगा दिए अपन ने, इसको अपन ने लिख दिया समीकरण 1। अब जैसे आपने बिंदु A के लिए किया है, ठीक उसी प्रकार बिंदु B के लिए करना है। तो बिंदु B पर स्थित कौन सा आवेश है, ऋण Q। ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दर्शाया अपन ने, इसको E2 से, है ना, इस तरफ हुई, क्योंकि आकर्षित हुआ था ना, एकांक धन आवेश रखे थे, यहाँ पर ऋण Q आवेश से इसको आकर्षित किया, तो इसलिए तीव्रता P से B की ओर, यानी इसको दर्शाया E2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे E2 बराबर नियतांक वाला पद तो नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अच्छा, यहाँ पर ऋण Q आवेश है तो ऋण Q ना लिखिएगा, आप क्यों ना लिखेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम में आवेशों के परिमाण लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऋण Q का परिमाण लेंगे तो Q निकलेगा, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया Q। अच्छा, यहाँ Q1 Q2 लिखते हैं ना, यहाँ पर Q1 Q2 बटे RH के लिए। तो दूसरा आवेश कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा आवेश, एकांक धन आवेश, तो अभी अपन ने चर्चा की है ना। तो ये कितना है Q, तो दूसरा आवेश 1, तो 1 ना लिखें यहाँ पर Q इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो Q ही रहेगा ना। अब दूरी कितनी कहलाई भाई, देखिए P से B, तो दूरी का वर्ग यानी PB का वर्ग, ये भी कूलाम के नियम से निकला। तो यहाँ भी लिख दीजिए अपन कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ओके। अच्छा, दिशा कौन सी कहलाई वो भी लिख दें अपन, PB दिशा में, ये PB इस तरफ है ना, PB वेक्टर लगा दें दिशा में। अब अगली स्टेप पे क्या करना है, इस PB का मान निकालना है। तो E2 लिख रहे थे यहाँ पर, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
क्यू। पीवी का मान निकालते हैं। पीवी कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से इतना तो अपन चले आए यहाँ तक, यहाँ से इतना अपन चले आए, कितना कहलाए आर। हमें थोड़ी सा और चलना है, इतना और ऐड करना है। तो ये कितना था, यहाँ पर देखें 2l था ना, तो इतना भाग l, ये भाग l कहलाएगा, यानी l अपन को जोड़ना पड़ जाएगा, यानी कि r प्लस l, r प्लस l। तो पीवी का मान हो गया r प्लस l स्क्वायर। इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 डाल दिए, ठीक है ना। तो ए के कारण तीव्रता निकालेंगे, बी के कारण तीव्रता निकालेंगे। अब दोनों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो देखते हैं कैसा होगा क्या कि चूंकि बिंदु P पर E1 और E2 एक ही रेखा पर कार्य थे, रेखा तो एक ही है, एक ही रेखा पर, लेकिन दिशा विपरीत है। E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, दिशा विपरीत है। तो E1 और E2 का परिणामी क्या होगा, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, अधिक मान किसका है। तो जो पास से लग रही होगी तीव्रता उत्पन्न हुई होगी, तो उसका मान अधिक होगा। तो ए के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई है, ए बिंदु P के अधिक नजदीक है, तो ए के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई उसका मान अधिक होगा, यानी E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। यहाँ E1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर E2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे रखते हैं, इस पे देखें E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 का मान कहाँ से निकाले थे अपन ने, ये मैंने नोट कर दिया हूँ फिर से। तो ये समीकरण 1 से निकला था ना, तो E1 का मान यहाँ भर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। फिर कितना है ये Q, यहाँ लिख दिए Q बटे पुस्तक में R माइनस L पूरे का स्क्वायर। फिर बीच में काय का चिन्ह है, ऋण का, तो यहाँ लगा दीजिए अपन ऋण का चिन्ह माइनस, ठीक है। अब ये E2 का मान यहाँ पर भर दें, यहाँ पर तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R प्लस L पूरे का स्क्वायर। ये अपन ने दोनों का मान समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर रख दिया। अब इसको सिंपली सिर्फ हल करना शेष रह गया, आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, व्यंजक है ना। तो कैसे हल होगा देखते हैं। इसमें पहले ये देखें, जो चीज कॉमन निकल रही है उसको तो अपन कॉमन निकाल ले, है ना, थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगा। ये E इक्वल टू लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ भी दोनों में है, और Q भी दोनों में है, तो Q से निकाल लीजिए, यानी अंश में निकला Q, नीचे निकला 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। समझ में आ गई बात, Q दोनों साइड है, Q अंश में निकल आया, हर में ये वाला पद ये दोनों में ही निकाल लिए। अब अंदर क्या बचा, चूंकि यहाँ पर अंश में Q था वो निकाल लिए, तो केवल यहाँ इसका गुणांक 1 बचेगा ऊपर, है ना, कॉमन निकालने के बाद। तो नीचे कितना बचा, R माइनस L पूरे का स्क्वायर। फिर ये बचा माइनस, ये तो निकाल लिए अपन ने, Q भी निकाल लिए, तो यहाँ ये भर बचेगा, ठीक है, यानी 1/R प्लस L का स्क्वायर। तो इसको हल करना है अपन को। तो यहाँ भिन्न हो गई है, तो भिन्न को हल करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ता है, तो अपन एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते तो आपसे बन ही जाता है, फिर भी बता देते अपन यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये लिख रहे हैं कोष्टक, ये थोड़ी बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी हर के लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं R माइनस एल, यहाँ पर R प्लस एल, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए एलसीएम में दोनों आ जाएंगे R माइनस एल R प्लस एल। लेकिन एक बात ये है कि ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे गणित का थोड़ी सा सूत्र व्यंजक छोटा सा कि गणित का सूत्र है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको अपन व्यवस्थित करके ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग कोष्टक न लगा करके हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये ऐसा कोष्टक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मंझला दूसरा कोष्टक यूज करना पड़ेगा, मंझला कोष्टक ये वाला कोष्टक यूज करके स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया, दोनों में अलग अलग लगा करके। समझ में आ गई होगी बात, ये वाले मेथड से यहाँ पर हो गया। अब कैसे हल करेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती जो आया है उसमें ये वाले हर का भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो R माइनस एल कट जाएगा, क्या बचेगा R प्लस एल, R प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। तो R प्लस एल के स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो जो करते हो R प्लस एल का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी ऊपर आ गया R प्लस एल पूरे का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर जब इसमें ये वाले पद का भाग देंगे तो ये कटेगा, तो क्या बचेगा R माइनस एल का स्क्वायर, 1 में गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, तो R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है ना।
कुछ विद्यार्थी ऐसे समझ जाते हैं कि ये लघुत्तम आ गया, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, जैसा भी ऊपर मेथड ये है ना, आपसे बनना चाहिए सही। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो हल करने में कई तरीके हैं। देखिए a धन b पूरे का वर्ग, इसका विस्तार करें, a ऋण b पूरे का वर्ग लगा करके विस्तार करें, सूत्र लगा करके, सरल समीकरण लगा करके, और यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी लगा करके हल करें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक ही सरल समीकरण से इसको बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको आसानी जाए। तो सरल समीकरण इस टाइप से आपने पढ़ी होगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। बहुत कक्षा 5वीं 6वीं में आपने पढ़ी होगी ये वाली सरल समीकरण। तो ये वाली सरल समीकरण दोनों तरफ से लगाएंगे, एक बार ऐसे भी लगेगी, एक बार ऐसे भी लगेगी, है ना। कैसे, यानी इसके बराबर ये और फिर दूसरी बार इसके बराबर ये, ऐसे दोनों तरफ से लगाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ ये लिखे रहने दिए बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। शुरुआत करते हैं हर से। तो हर में देखें क्या लिखा है, r माइनस एल, ठीक है। थोड़ी मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको समझने में और अच्छा रहेगा, उसमें जैसा लिखा है। तो ये मैं यहाँ लिख दूं r माइनस एल, फिर यहाँ पर r प्लस एल। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, a की जगह पर r, b की जगह पर l लिखा है ना, a की जगह पर r, b की जगह पर l। तो यहाँ भी लिखते हैं वही चीज, a की जगह पर r, इसका लगा दिए, ऋण b की जगह पर कितना l, तो इसका लगा दिए, यानी इसका मान इतना निकल आएगा। तो इतना पूरा ना लिख करके अपन इतना लिख दे, कितना लिख दे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि कैसे आ गया, ये वाली सरल समीकरण से आ गया, है ना। आप बात करते हैं ये वाला, ये बाहर स्क्वायर लगा था तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, ये ऊपर स्क्वायर लिखिए, है ना। अब ऊपर की बात करते तो अपन ने हल कर लिया है, इसका मान इतना निकाल दिया। अब अंश देखें कैसे हल करते हैं, तो इसको अपन इस डायरेक्शन में सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये ऊपर इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें a की जगह पर क्या लिखा है, r प्लस एल लिखा नहीं, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा, यहाँ लिख दिया, यानी a की जगह पर ये, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस एल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऋण लगा, फिर यहाँ b की जगह पर कितना लिखा हुआ, ये देखें b की जगह पर लिखा है r माइनस एल का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, r माइनस एल, ये b की वैल्यू। तो ये मान यहाँ पर भर दें, यानी a का मान यहाँ, b का मान यहाँ, a का मान यहाँ, b का मान यहाँ भर देंगे तो ऊपर की लाइन आ जाएगी, इजी है। तो यहाँ पर देखते हैं, कोष्टक शुरू करते हैं, ये अपन लिखते हैं a की जगह पर कितना लिखना है अपन को, r प्लस एल, ये लिख दिए। फिर यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह लगा, ऋण का, तो लगाएंगे ऋण। फिर लिखेंगे b का मान कितना है, r माइनस एल। लेकिन विद्यार्थियों ये b का पूरा मान है और ऋण बाहर लगा हुआ है, तो ऋण का अंदर गुणा होगा, तो ऋण का जब अंदर गुणा होगा तो ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जब कोष्टक ये अपन हल कर देंगे तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक चलिए अपन ये कोष्टक बंद कर दिए। फिर दूसरे कोष्टक की शुरुआत करते हैं, a की जगह पर क्या करेंगे, r प्लस एल, a की जगह पर r प्लस एल, ये लिख दिए। फिर प्लस लगा है, ये प्लस लगा दिए, b की जगह पर लिख दिए r माइनस एल, ये अपन ने कोष्टक बना दिए। इसको हल कर देंगे अपन, यहाँ पर बहुत सरल है हल कर पाना। आगे देखते हैं, ये E इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये R प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये दोनों कट गए तो एल कितना हो गया, यहाँ पर 2l बचा। ये कोष्टक में इंटू लगा दें। यहाँ की बात करें अपन, यहाँ पर तो यहाँ क्या कैंसिल होगा, देखें ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो r यानी 2r, तो इंटू 2r लिख दिए, ऊपर का हल हो गया। अब यहाँ जो नीचे बचा उसको लिख रहने दीजिए, r स्क्वायर एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर ही कोष्टक बंद, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसको आगे थोड़ी सा और हल करना है, थोड़ी सा और बचा हुआ व्यंजक का भाग देख लेते हैं कैसे हल हुआ। ये आपने ये नोट कर लिया इसलिए मिटा देते हैं हम। क्या है कि आपको अब यहाँ पर थोड़ी विचार करना है
वैद्युत आघूर्ण की। तो वैद्युत आघूर्ण क्या होता है विद्यार्थियों, क्या सूत्र होता है इसका थोड़ी सा विचार करें। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या होता है वैद्युत आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणित 2L। तो ये Q गुणित 2L इस लाइन पर कहीं दिख रही है क्या, देखें, हाँ है, तो Q ये है और 2L ये है, तो Q गुणित 2L तो मिल गया। तो इन दोनों की जगह पर मतलब इसका Q गुणित 2L की वैल्यू कितनी भर देंगे अपन, P। यानी कि अगली स्टेप पे क्या करेंगे कि इन दोनों को नहीं लिखेंगे, मात्र लिख देंगे P। अब बचेगा क्या, 2R। अगली लाइन कैसी आएगी थोड़ी समझे, E इक्वल टू E बराबर क्या नहीं लिखना, Q नहीं लिखना और 2L नहीं लिखना, है ना। तो यहाँ पर जब Q नहीं लिखेंगे तो एक बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A। अच्छा 2R तो लिखना पड़ेगा ना, हमने 2R लिख दिया। इसकी और इसकी जगह पर मात्र अपन को लिखना पड़ेगा P, तो P ये लिख दिए। और नीचे कितना आ गया, स्मॉल p लिखेंगे। नीचे कितना बचा यहाँ पर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ी सा इसको क्रम से लिख दें, 2RP जो लिखा है इसको ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2PR। एक ही बात है यद्यपि, तो ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि R आगे चल करके कट भी जाएगा, 2PR ऐसा, ठीक है। अच्छा तो ये एक प्रकार से द्विध्रुव के आघूर्ण हेतु द्विध्रुव के कारण की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता हेतु सूत्र आ गए। लेकिन द्विध्रुव तो होता है छोटा, तो छोटे द्विध्रुव में हम कैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, तो यहाँ कहीं छोटे विद्युत द्विध्रुव में क्या हो जाएगा, छोटे विद्युत द्विध्रुव में ये जो लंबाई ये और कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, यानी L का मान कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, ये R की तुलना में। तो यहाँ लिखेंगे L का मान कम हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर का मान और भी ज्यादा कम हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में, यानी L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ दो, इन दोनों की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ दें, है ना। तो अगली स्टेप पे L स्क्वायर को नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे। अच्छा ये भी एक उत्तर था, एक ये व्यंजक का है ना भाग था आंसर, लेकिन हम यहाँ तक पूरा करेंगे इसको। तो क्या छोड़ रहे हैं अपन यहाँ पर, L स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर, लेकिन ऊपर ये वाला स्क्वायर तो रहेगा ये, तो यहाँ घातांक का नियम लग गया, घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी R की घात कितनी लिखेंगे अपन यहाँ पर, फाइनली 4 लिखेंगे R की घात, ठीक है ना, R की घात 4 लिखेंगे। अब इसको एक लाइन और हल कर दें, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर देखें R है, नीचे R की घात 4 है, यानी एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचा 2P, नीचे हो गया R की घात 3, ठीक है ना। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। अच्छा तीव्रता का SI मात्रक आपको मालूम ही है, क्या होता है, हाँ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका ये मात्रक हो गया, अपन ने यहाँ पर लिख दिया। इसकी दिशा भी बतानी आवश्यक है, दिशा लिख दें यहाँ पर, दिशा कौन तरफ रहेगी भाई, किसका प्रभाव अधिक था, A का, तो A के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई थी A से P दिशा में थी, तो इसमें अपन लिख सकते हैं अपन फाइनली AP दिशा में या BP दिशा में, ठीक है, AP दिशा में। ये आपका व्यंजक का आंसर हुआ, समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, संकोच न करें, मैं यथासंभव उसका निदान करने का प्रयास करूँगा। और एक बात, यदि आप चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, आप तक बहुत जल्दी
तुरंत पहुंच जाएगा। आप उसको बहुत शीघ्रता से आसानी से देख सकते हैं और अपने मित्रों तक शेयर भी करें, जिससे वो विद्यार्थी जो आपके साथी हैं, भाई हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी घर पे बैठे बैठे ही घर पे ही अच्छे अध्ययन कर सकते हैं। तो इतना तो बनता है ना, उनके लिए भी वीडियो को शेयर करें। और इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक भी करें। तो थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।